क्लास 12th हिस्ट्री अध्याय 2 राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का समय। हड़प्पा सभ्यता के बाद डेढ़ हजार वर्षों से लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीपों के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र में चरावाह बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के परिणाम मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों को विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। एक अभिलेख सांची, मध्य प्रदेश में लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पहले का ये अभिलेख है। प्रिंसेप और पियदसी। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की भी तिथि खुदी होती है। जिस पर तिथि नहीं मिलती है, उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन साम्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाओं भी बोलते थे, लेकिन इसका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई लोग, कुल या जनजाति अपनी पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक व संस्कृत दोनों में मिलता है। इस शोध में आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोप विद्वानों ने
उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों का पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं के लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक व सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो था, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। बौद्ध और जैन धर्म अध्याय 2 के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रतिष्ठित राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति या राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंदी राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्र नाम की ग्रंथों की रचना की। इसमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। अध्याय 3 भी देखिए। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता है? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता है। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा, वह एक समूह शासन था, यद्यपि इसका नाम अलग है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्य और नगर सर्वाधिक सघन रूप से बसे थे? रेखा चित्र अरब सागर। आरंभिक राज्य और उनकी राजधानियां यहाँ पे दी हुई है। कंबोज, गांधार, तक्षशिला, पुलकलावती, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, कुरु, पांचाल, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, वाराणसी, मगध, वैशाली, वज्जी, मल्ल, कुशीनगर, अंग, अवंती, उज्जैनी, चेदी, राजगीर, वंग, अंग का चंपा, यहाँ पे अच्छिंत्र, इंद्रप्रस्थ, ये सब जगह है। चर्चा कीजिए। मगध की सत्ता के विकास के लिए आरंभिक और आधुनिक लेखकों को क्या क्या व्याख्या प्रस्तुत की है? ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है? 16 महाजनपदों में से प्रथम मगध के बारे में पढ़ते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहास में इसे कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर से अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी। इससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों
से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। इन लेखकों ने के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। आरंभ में राजगीर, जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्रकृत नाम मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा नदी के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थित थी। राजगीर के किले की दीवार, इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया? भाषाएं और लिपियां। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में है, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख आरामाइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए थे। आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने जिसे आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इसमें पुरातात्विक परिणाम भी शामिल है, विशेषतः मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। सिंह शीर्ष को आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। क्या यह भी संभव है कि जो क्षेत्र शासकों के अधीन नहीं थे वहां भी उन्होंने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए होंगे? यहाँ पे दिया हुआ महाशिलालेख जो रेड कलर से दर्शाया गया है वह है सन्नती, शिशुपालगढ़, जागौर। अशोक के अभिलेखों का वितरण जो महाशिलालेख कहाँ है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कंदहार, कलसी, गिरनार, सोपारा। और लघु शिलालेख जो इस कलर से दर्शाया गया है सिंधपुर, ब्रह्मगिरी, नत्तूर, राजुल, मंडगिरी, उदयगोलाम, गाबी मठ, पालकी गुंड, जतिंग रामेश्वर।
भाब्रू, बैराठ, बहपुर और स्तंभ शिलालेखों को इससे दर्शाया गया है। सांची हो गया, गुर्जर हो गया, मेरठ हो गया, टोपरा हो गया, नीला निगाली सागर हो गया, रुमन्ना देई हो गया, रामपुरवा हो गया, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, लौरिया अरेराज हो गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, सहरसा, कम्बोसी और हरौरा, ये सब हो गया। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? मेगास्थनीज के वितरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसे कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाली पानी के स्थान का मुख्य द्वार निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी का समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकहारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। विभिन्न व्यावसायिक समूहों के निरीक्षण के लिए इन अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया जाता था? मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र के उद्धत अंशों को पुनः पढ़िए। मौर्य शासन के इतिहास लेखन में ये ग्रंथ कितने उपयोगी हैं? साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इसमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वरोहियों, पांचवी का रथरोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समितियों का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना की तो शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं सदी और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही इस प्रस्तर मूर्तियों सही मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एवं अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ साथ बड़ी उपलब्धियां जोड़ते थे। इसलिए उनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। सेना के लिए हाथी पकड़ना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसने उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 में देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य में उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे।
सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है, हाथी वनों की संरक्षण, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासी और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद ले जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। यदि यूनानी विवरण सही है तो बताइए कि इतनी बड़ी सेना के भरण पोषण के लिए मौर्य शासकों को किस तरह संसाधनों की जरूरत पड़ती होगी। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण में क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांड्या जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूल करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करते हैं। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना का अधिकारी नहीं होता है। हमें इस राज्य के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इसमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी से 2वीं शताब्दी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। पांड्य सरदार सेनगुतुवन की वन यात्रा। यह तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते। वे अपने साथ उपहार लाए जिसमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी और जंगली मुर्गे बोलने वाले तोते आदि भी लाए। लोग यह उपहार क्यों लाए? सरदार इन उपहारों का उपयोग किस लिए करते होंगे? एक कुषाण सिक्का, अग्रभाग कनिष्क का ये दर्शाया गया है। पृष्ठभाग किसी राजा, पृष्ठभाग जो देवता को दर्शाया गया है। राजा को किस प्रकार दर्शाया गया? दैविक राजा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्यिक परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर इसी प्रकार की मूर्तियां मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों के प्रति प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं।
इनमें कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा की स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथा तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण के अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उनके गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अपना राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष है। साधु भले की समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण वे अयोग्य हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता है। उन्हें उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कुबेर, धन देव, वरुण, समुद्र देव, इंद्र, वर्षा के जो देवता है, यम जो मृत्यु देव के तुल्य है। बलुआ से बनी कुषाण राजा की एक मूर्ति का यहाँ दिया गया है। इस मूर्ति के में ऐसा क्या विशेषता है जिसे यह प्रतीत होता है कि यह एक राजा की मूर्ति है? राजाओं के दिए स्थिति का दावा क्यों किया? राजाओं ने दिव्य स्थिति का दावा क्यों किया? गुजरात की सुदर्शन झील। मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए। गुजरात झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत में एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी, जिसमें कहा गया कि गुप्त वंश एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। शासकों ने सिंचाई के प्रबंध क्यों किए? बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इसमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौलिक किस्से कहानियां हैं, जिनके बाद में लिपिबद्ध किया गया। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गद तिंदु जातक नाम की एक कहानी में बताया गया कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों ने वृद्ध महिलाएं, पुरुष किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा, उनकी शिकायत की थी। रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे,
क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने के लिए एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के तौर के और उपाय ढूंढने शुरू किए। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुत मात्रा में होता है। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पौधे बच जाती है, अतः इसके धान की उपज बढ़ जाती है। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूरब से गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछाड़ी क्षेत्र में फैल गया। जिस क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषकों समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई का साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति आरंभिक भाषा का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में 2री शताब्दी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण भी विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसा कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट हो। क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल के लिए पर्याप्त रहे होंगे? गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का उपयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरों भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेती श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लाड़ या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अनिमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भी भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। एक छोटे गांव का जीवन। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज मानचित्र 3 के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित्र, इसके लेखक बाण भट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्से को छोटे किसानों
ने आपस में बांट लिया। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम कम हिस्से साफ है, जो है उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छालों के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे आलसी और सन भारी मात्रा में शहद, मोर पंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर हैं। उनके सिरों पर जंगल में एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी। इस अंश में वर्णित लोगों के व्यवसाय के आधार पर आप कैसे वर्गीकृत करेंगे? भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इसमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इसमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों का प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों में कुछ अंश संस्कृत में है तो कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भाषा के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375-415 ईस्वी की पुत्री थी। प्रभावती किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी, इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरल ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रियों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांवों में नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप अंतर है। कहीं कहीं छोटे टुकड़े तो कहीं बड़े क्षेत्र दान किए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्लभ होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना प्रारंभ किए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती ग्रामीण कुटुंबिनों, गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चन्नाल स्वामी को दान दिया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती है। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेगी। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन के प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकारों को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है।
इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया गया। इस गांव को कौन कौन सी वस्तुएं पैदा की जाती है इस गांव में? उग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों का सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। यह पता कीजिए कि क्या आपके राज्य में हल से खेती, सिंचाई तथा धान की रोपाई की जाती है, और अगर अगर नहीं तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। नगर और व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहाँ की समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग, राजा किलेबंदी नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों से भिन्न, लेकिन फिर भी यहाँ के विभिन्न प्रकार के पुरावेश प्राप्त हुए। इसमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इसके उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इसका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने चांदी कांच से हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों से बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। पाटलिपुत्र का इतिहास। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास है। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ है। फिर 5वीं सदी में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदलकर 4ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री स्वेन त्सांग 7वीं सदी में यहाँ आया तो उसने यह नगर खंडर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। एक प्रतिमा की भेंट। यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृतिक में अभिलेख है, जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नाग पिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इसमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में फैली थी, क्या वहाँ कोई नगर थे? कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर यहाँ पे दिए हुए हैं। तक्षशिला, कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक वंश, शक वंश और चोल, पांड्य, चेर, है ना, कोडुमनाल, पुहार, धान्य कटक,
सोपारा, पैठन, भरुकक्ष, उज्जैनी, विदिशा, शिशुपालगढ़, चंद्रकेतुगढ़, महास्थान, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रावस्ती, यहाँ पे गुप्त वंश दिया हुआ है, वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा, कन्नौज। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीपों में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया और कई दिशाओं में फैल गया। मध्य एशिया और उसके भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उससे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी थी। तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृतिक में सतवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पादन, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। मालाबार तट, आधुनिक जो केरल में है, यह यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापार जहाज भेजते हैं विदेशी व्यापारी। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंग, कच्चे शीशे, तांबे, टीन, शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नर और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगे के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। लेखन में यह सूची क्यों तैयार की थी? पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इसका एक और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके अनेक वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंशों और जैसे राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए थे जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईस्वी में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत में के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से
बंधा बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यौधेय प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। पुरातत्वविदों को यौधेय शासन द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यौधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन, इसके साथ ही इस पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन स्तंभों में इन सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। आहत शब्द से स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों पर आहत कर उन्हें बनाया गया था। आहत शब्द एक यौधेय का सिक्का का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। चर्चा कीजिए, व्यापार में विनिमय के लिए क्या क्या प्रयोग होता है? उल्लिखित स्रोतों के किस प्रकार से विनिमय का पता चलता है? क्या कुछ विनिमय ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान स्रोतों से नहीं पाता है? एक गुप्त सिक्का का यहाँ पे चित्र दिया गया है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इसके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों में व्यापार विनिमय करने आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों ने इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों, क्षेत्रों में संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिला था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापारों के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख पर क्या लिखा है? अशोक का ये अभिलेख का एक चित्र दिया हुआ है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। क ऐसे लिखा जाता था, ब्राह्मी लिपि में च ऐसे लिखा जाता था। तो ये देख रहे हैं ब्राह्मी लिपि। अशोक के समय की ब्राह्मी और उसके शरणार्थी देवनागरी का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। क्या कुछ देवनागरी अक्षर ब्राह्मी से मिलते जुलते हैं? क्या कुछ भिन्न भी हैं? ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों में नमूनों में तुलना की है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृतिक में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रमों के बाद जेम्स प्रिंसप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। खरोष्ठी लिपि और कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर में अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदी यूनानी राजाएं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व द्वारा बनाए गए नए सिक्कों से जानकारी हासिल करना आसान हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने के एक ही प्रतीक नाम मान लीजिए उपयोग किया गया। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे गए अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृतिक में रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। राजा के आदेश। राजन देवानप्रिय पियदस्सी यह कहते हैं, अतीत में मसलों के निपटने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक
प्रतिवेदक सदैव पहुँचाएं, चाहे मैं कहीं भी खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, या फिर भी पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, अर्थात वाटिके में भी हूँ, मैं लोगों के विषयों को नराकरण हर स्थल पर पहुँचूंगा। अभिलेखा शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया है। आधुनिक संवाददाता की तुलना में प्रतिवेदक के दायित्व भिन्न रहे होंगे। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेखा शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवानप्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी दिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेखा शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। यदि अशोक से पहले उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह व्यक्त सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़े। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां के आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। क्या चित्र 2.2 हिंदी यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। मेनांडर हिंदी यूनानी शासक था। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृतिक उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इसमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। स्रोत 11 जिनकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है, साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई है। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे को कुछ न कह सका? इस मुद्दे पर राजा की वेदना। जब देवाना प्रियदर्शी ने अपने शासक से 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाप्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यदि देवनाप्रिय के लिए कलिंग की विजय का पक्षपात है, देवनाप्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य का विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। मानचित्र 2 में देखें अशोक के अभिलेख के प्राप्ति स्थान की चर्चा कीजिए। क्या उनमें कोई एक सा प्रारूप दिखता है? अभिलेख साक्ष्य की सीमा।
अब आपको यह पता चल गया हो कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिससे पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों में वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, इसमें से कुछ का उल्लेख काल दो रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभिक इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसी समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी जो सामाजिक हाशिए पर रह रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया गया और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होगी। कर्नाटक से प्राप्त ताम्रपत्र लेख लगभग 6ठी शताब्दी का है। ये काल रेखा प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास। यहाँ पे 600 से 500 ईसा पूर्व को धान की रोपाई, गंगा घाटी नगरीकरण, महाजनपद आहत सिक्के हुए थे। 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता का पकड़। 300 से 27 से 325 में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था। 272 से 231 ईसा पूर्व में अशोक का शासन है। 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। ईसा पूर्व में 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या। दक्कन में सातवाहन वंश आए थे। 100 से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर में शक। मध्य एशिया के लोग शासक। रोमन व्यापार, सोने के सिक्के। लगभग 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। लगभग 100 से 200 ईस्वी में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि के अभिलेखीय प्रमाण हैं। लगभग 320 से गुप्त शासन का आरंभ हुआ था। लगभग 335 से 375 में समुद्रगुप्त का शासन था। 375 से 415 ईस्वी समुद्रगुप्त द्वितीय का दक्कन में वाकाटक। 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्यों द्वारा उदित। तमिलनाडु में पल्लवों का उदय। 606 से 647 में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा। लगभग 712 में अरबों के सिंधु पर विजय पाई थी। आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है। साथ ही उपमहाद्वीप में अनेक विभिन्नताएं हैं जिन्हें काल में रेखा में इंगित नहीं किया जाता। विशेष विकास के विशिष्ट काल के उल्लेखित किया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है, अतः राज्यारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। अभिलेखा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। 1784 में बंगाल एशियोस्टिक सोसाइटी की गठन किया गया था। 19वीं शताब्दी 1810 के दशक में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए थे। 1838 में जेम्स प्रिंसप द्वारा ओसाक के ब्राह्मी लिपि का अर्थ लगाना। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों में शोध पत्र एपिग्राफिया
कर्नाटिका का प्रथम अंक है। 1888 में एपिग्राफी इंडिका का प्रथम अंक है। 20वीं शताब्दी और 1965 से 66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसी प्रकाशित की।